ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखें तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज Ma6। अब Ma6 का मतलब क्या है? ऑल द लिगेंड्स आर सेम। अगर ये सैंटल एटम है और सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो हम किसी भी पोजीशन को चेंज करें, किसी भी एटम को कहीं पे भी लगा दें, इस एटम को मान लो उठा के मैं यहाँ पे लगा दूं, कोई डिफरेंस आएगा? कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये जो Ma6 है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है? इसके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। सेम Ma5B के लिए अगर देखा जाए तो एक पोजीशन पे हमें B लगाना है और बाकी सारी पोजीशंस पे A लगाना है। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब पोजीशन चेंज करेगी या नेबर्स चेंज होंगे तभी क्या बोलेंगे हम कि आइसोमर्स बने हैं, अदरवाइज जो आपका कंपाउंड है वो आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है? तो देखो इस B को मैं यहां लगा दूं तब भी इसके A इस तरफ A। अच्छा, एंगल के हिसाब से देख लो तो 90 डिग्री पे क्या मिलेंगे? ऑल किसी भी डायरेक्शन में 90 डिग्री पे जाओगे A ही मिलेंगे। तो इसे चाहे यहां पे लगाओ, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां पे लगा दो, हर बार A के जो B है B के 90 डिग्री पे A ही मिलेंगे और A सारे के सारे सेम है, तो इसका भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप आती है Ma4B2। तो अब इसका बना के चेक करते हैं कि क्या नेबर्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एक बार मैंने क्या किया, B को इस पोजीशन पे लगा दिया और A मैंने यहां पे लगा दिए। अच्छा, मैं क्या कुछ चेंज कर सकती हूं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। क्या? B अभी कितने एंगल पे है? 180 डिग्री पे। मैंने 90 डिग्री पे भी तो ला सकती हूँ। तो अगर मैं B और B को 90 डिग्री पे अरेंज कर रही हूं तो बाकी पोजीशंस पे क्या आ गया? A। क्या दोनों स्ट्रक्चर्स में जो पोजीशन है वो चेंज हुई है? तो देखो यहां पे B और B कौन से एंगल पे प्रेजेंट थे? 180 डिग्री पे, और यहां पे 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये जहां पे B और B बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पे हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं ट्रांस। और जहां पे B और B 90 डिग्री, A और A तो ऑब्वियस है 90 डिग्री पे है ही, तो इसे क्या बोला जाएगा? सिस फॉर्म। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है Ma4B2, इसमें दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, वन इज सिस एंड वन इज ट्रांस। क्लियर? अच्छा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब पोजीशन चेंज करने पर अलग टाइप ऑफ आइसोमर्स बन रहा है? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसको x एक्सिस मान रही हूं तो इसे -x मान लूं, ये y है तो ये -y, ये z है, ये वाला z है तो ये -z। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूं, y और y डैश और z और। क्लियर? अच्छा, इसमें करना क्या है हमें? जैसे मुझे इसके ना फॉर्म्स बनाने थे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि m है और एक बार मैंने a और a को x और x डैश पे रख दिया। अब मेरे पास 4a अरेंज करने हैं, तो मैंने इसको b और b पे रख दिया और z और z पे मैंने c और c को रख दिया। ठीक? अगर आपको इसको z मानना है तो इसको z मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, जैसे भी मानोगे, ठीक है? ओके, तो a क्या है? x और x डैश पे। तो मान लो अगर हम इसको x मान रहे हैं तो इसके a डैश यहाँ पे x डैश पे a आ गया। फिर हमने b के लिए y और y डैश, b और, अच्छा अभी के लिए तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है ना, हमारे पास था A4 B2, तो B2 है और A4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं। क्लियर? अब देखो यहां पे ये A, जब तक डायपोल चेंज नहीं होंगे आपके पास अलग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मतलब अगर मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख दूं कि A x एक्सिस पे रख दूं और B जो है वो A मैंने रख दिए x और y दोनों एक्सिस पे और B रख दिया मैंने
कौन से एक्सिस के ऊपर, z। पहले मैंने किसके ऊपर रखा था, y के ऊपर। बट क्या डिफरेंस आ रहा है, नहीं। दोनों b के बीच में जो डायपोल होगा, जो एक दूसरे को, देखो b और b एक दूसरे के डायपोल को कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो कैंसिल कर देगा, नया तो डायपोल बन नहीं रहा है। तो मतलब ये जो हम स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का आना चाहिए, डायपोल चेंज करने चाहिए। अगर डायपोल चेंज होंगे तो ठीक है, नहीं चेंज होंगे तो वो हमारे पास अलग से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। अच्छा, अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं कि अब b और b को x एक्सिस पे ले आऊं और इसको मैं रख दूं ऐसे, यहां पे भी a आ जाएगा, यहां पे भी a आ जाएगा, क्या अब डायपोल चेंज होंगे, नहीं होंगे। तो जब डायपोल चेंज ही नहीं हो रहे हैं तो ये हमारे पास तीनों ही क्या है, एक ही फॉर्म है। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पे देखो, ये वाला b और b कहां किया, ऑपोजिट, इसको इस एक्सिस पे ऑपोजिट कर दो या फिर इस पे ऑपोजिट कर दो या इस पे, पर होने बस कितने पे, 180 डिग्री पे होने चाहिए। चाहे तुम कोई सी भी एक्सिस पे क्या कर दो, उसको डिफर कर दो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि यहीं पे लगाएंगे, यहां पे लगाओगे तब भी क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएंगे वो, ठीक है। बट अगर वो डायपोल चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे b लगाओगे, यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 आ रहा है। अब इनमें से सब में देखोगे तो सब में क्या आ रहा है, 0, मतलब ये एक ही फॉर्म है। तो इसके अलावा और क्या फॉर्म हो सकती है, तो हमने क्या किया, ये m रखा और अब हमने a के साथ b को लगा दिया, ठीक। तो दूसरे a के साथ भी b को लगाना पड़ेगा और थर्ड पे आ जाएगा a और a। अब देखो a और b ऑपोजिट लगा दिए हैं, डायपोल में चेंज आ गया ना। अब डायपोल पूरी तरह से कैंसिल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डायपोल आएगा, ठीक। ये सेम इस केस के लिए आ गया, इसमें तो चलो कैंसिल हो ही जाएंगे। तो मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं या मैं चाहे ऐसे लिख दूं, क्या एक ही मतलब है, समझ में आ रहा है। देखो बी ए लगा दो, चाहे एक्स एक्सिस पे बी लगाओ या एक्स डैश पे लगाओ, दोनों में डायपोल में तो वही चेंज आना है, मतलब कैंसिल नहीं होगा तो वो नहीं होगा दोनों केसेस में, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला। अच्छा, इसमें चाहे इसको चेंज कर दो, मैं ऐसे लिख दूं कि ये मेरे पास बी ए है, ये मेरे पास बी ए है और ये ए ए है, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, फिर से सेम रह रहा है। अच्छा, और क्या कर सकते हो, हम ए ए को चाहे एक्स एक्सिस पे ले आए, चाहे वाई पे ले आए, चाहे जेड पे ले आए, सेम ही रहेगा, सेम सेट है ना। इस सेट में तुम कुछ भी कर रहे हो सेम ही चीज है, इस सेट में तुम कुछ भी चेंज ला रहे हो सेम ही चीज है। इस पूरे सेट को उठा के किसी दूसरे सेट के साथ इंटरचेंज कर दे रहे हो, मतलब जेड एक्सिस को पूरा का पूरा उठाया, वाई के साथ एक्सचेंज कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन डिफर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, सेम। तो एक सेट ये बन रहा है और एक सेट ये बन रहा है, दो टाइप ऑफ सेट बने, इसलिए हमारे पास दो फॉर्म बन रही है, एक ट्रांस है और एक सिस फॉर्म है। क्लियर, ओके। जो नेक्स्ट टाइप है MA3B3। अब देखो इस केस में भी हमारे पास क्या बनेगा, ये सैंडल, अब हमने एक B यहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया और एक यहां पे लगा दिया, यहां मैंने A लगा दिए। अब एक बार उस फॉर्म से करके देखो, तो हमने क्या किया, A B का सेट बनाया, A B का सेट बनाया और फिर A B का सेट बना दिया, ऐसे अरेंज किया। अब देखो इसको चाहे तुम B A लिख दो, इसको B A लिख दो, इसको B A लिख दो, या एक को B A रहने दो, दूसरों को A B रहने दो, तो वो सेम ही चीज बन रही है, ठीक है। तो दूसरा सेट क्या बन सकता है, इकट्ठा कर दो A को, तो A को इकट्ठा कर दिया, B और B को इकट्ठा कर दिया। अच्छा, एक सेट ऐसा रह जाएगा जो A B बनाएगा। दो फॉर्म के अलावा क्या कुछ और बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो अगर आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो कौन सा फर्क आ जाएगा, एंगल तो उतने के रहेंगे, डायपोल तो वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ए बी के साथ करोगे तब भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ए बी को ए की जगह ले आओ तब भी सेम है, सेट तो सेम रह रहा है ना। तो इसमें दो फॉर्म्स बनेंगी, ठीक है, एक ये फॉर्म आ गई, दूसरी क्या है। अब देखो इस केस में अगर ये x है तो a और a रख दिया x पे, अगर ये y है तो b और b को रख दिया y पे, और फिर हमने क्या किया, b यहां कर दिया और a यहां पे कर दिया, ठीक। अब दोनों स्ट्रक्चर में देखो डिफरेंस क्या है, अगर मैं ये बात करूं, ये वाला b जो है, ये और ये वाला, ठीक है, ये b, ये b, क्या फेसिस जैसे पे कुछ नहीं लग रहा है, टेट्राहेड्रल है ना ये वाला जो है। अगर ये आपके पास चार बॉन्ड है, मतलब प्लेनर वाला जो स्क्वायर प्लेनर वाला पार्ट है, अगर वो ये है, एक ऊपर की तरफ को है एक नीचे की तरफ को है, अब ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, यहाँ पे बी पार्ट है,
ये हाँ इस टिप पे बी पार्ट और एक यहां पे बी पार्ट और एक यहां पे, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है। अगर हम इसे पकड़े तो ऐसे इस तरफ से, मतलब ये जो मैं हाथ ऐसे कर रही हूं इस तरफ से कुछ बन रहा है, तो ये क्या है, फेसेस जैसा है, इसलिए इस फॉर्म को बोला जाता है फेशियल। ठीक, तो जो सेकेंड वाली फॉर्म है उसे क्या बोला जाएगा? तो शॉर्ट में इसे बोलते हैं मर और इसे बोलते हैं फैक। तो इस केस में क्या बन रही है, दो फॉर्म्स बन रही हैं। ठीक है, ये देखो एक यहां पे प्रेजेंट है, एक यहां पे प्रेजेंट है, थर्ड वन यहां पे है। ठीक, ये ऐसे है कुछ ऐसे। ठीक, ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है। तो दो क्या है, एक ही प्लेन पे मिले, एक प्लेन पे बोल सकते हो और एक जो है वो दूसरे पे मिल रहा है, मतलब नीचे की तरफ को है। ठीक, तो इस फॉर्म इन फॉर्म्स को क्या बोला जाएगा, फैक एंड मर। ओके, नेक्स्ट टाइप है MA2 B2 और C2। अब एक बार खुद से ट्राई करो कि इसमें कितने सेट बन सकते हैं। जैसे हम ये बनाए, एक सेट हो गया AA BB और CC। ठीक, और क्या सेट बन सकता है, A के साथ B, A के साथ B और CC वैसे ही रहने दिया। ठीक, एक बार क्या करेंगे, AA को वैसे रहने देंगे और B और C और B और C। और सेट क्या बन सकता है हमारे पास, एक बार हमने अभी BB को सेम नहीं किया ना, तो BB को सेम कर देते हैं, फिर बन जाएगा AC और AC। ठीक, और कुछ बन सकता है क्या, देखो अभी हमने AB को X और X डैश या Y और Y डैश पे रखा, B और C को रखा। ठीक है, और एक बार हमने रख दिया C और A को। अब हमारे पास क्या डिफर हो रहा है, हमने अगर सेम रखने की कोशिश करी, एक बार C को, A को और यहां पे BB को भी रख दिया। अब हम कुछ और कर सकते हैं, तो देखो कैसे कर सकते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। कैसे, BA, इंटरचेंज का मतलब बीच में से चेंज कर रही हूं मैं, BA बन गया और एक बार B और C बन गया और एक बार A और C बन गया। क्या ऐसा कोई सेट यहां पे बना हुआ है, पहले नहीं बना है। ठीक है, तो सारे सेट अलग हो गए, क्या इसके अलावा कुछ और बन सकता है। अब आप इसको AB कर दो, इसको CB कर दो, इसको CA कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इस 5 फॉर्म से ज्यादा कोई फॉर्म्स बनेगी, नहीं बनेंगी। तो MA2 B2 और C2 में टोटल कितनी फॉर्म्स बन रही हैं, 5 फॉर्म्स बन रही है। ठीक है, तो एक तो देखो ऐसे आ गई, मैंने यहां पे रख दिया B, यहां पे भी B, यहां पे C और यहां पे A। क्लियर। अच्छा, दूसरी फॉर्म क्या बना सकते हैं हम, सेकंड वाले को देखो A और B बनाना है ना हमें, तो अगर मैं इसको X ले रही हूं तो ये A है, ये B है। ठीक, और दूसरा भी सेट है A और B का, तो ये A और ये B। थर्ड सेट में क्या है, C और C, तो एक फॉर्म ये बन जाएगी। अच्छा, मैं AA को इस तरफ लगाऊं या इस तरफ लगाऊं, कोई फर्क पड़ेगा, सेम ही तो रहेगा। A इस तरफ, तो अगर इस AA को इधर लगा दोगे B की जगह, तो A की जगह फिर B लग जाएगा। ठीक है, सेम ही रह रहा है अभी भी। थर्ड टाइप कौन सी बन रही है, अगर मैं AA को इधर रख रही हूं, ये A, देन B और C है, इधर B इधर C, इधर B और इधर क्या आ गया, C आ गया। ठीक है, एक फॉर्म ये बन गई। ठीक, ऊपर बना रही हूं बाकी की फॉर्म्स। तो नेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास B और B है, यहां पे B, अच्छा X पे रखना है तो B और B को यहां रख लो, B और B को यहां रख दिया, उसके बाद क्या है A और C, तो यहां पे A लगा दिया मैंने, यहां पे C लगा दिया। अच्छा, क्या रहता है हमारे पास, A और C ही रहता है, तो A और C कर दिया। ठीक, लास्ट टाइप है हमारे पास M, B और A। तो देखो यहां पे मैंने लिया B, यहां पे आ गया A, यहां पे B, यहां पे C
और यहाँ पे A और यहाँ पे C। क्लियर? तो 5 फॉर्म्स MA2B2C2, इसकी कितनी फॉर्म्स बनेगी? 5 फॉर्म्स बनेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखें MAA2B2 की। तो इस केस में AA का मतलब है ये है बाइडेंटेट लिगेंड, बट बाइडेंटेट कैसा है? सिमेट्रिकल। बाइडेंटेट लिगेंड, और ये बाइडेंटेट कैसा है? सिमेट्रिकल है। ठीक, तो इस केस में अगर हम अरेंज करें, ये अगर मैंने B लगा दिया, ये B लगा दिया, ये A है और इधर भी क्या आ गया? A आ गया। इधर भी मैंने A लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया? A लगा दिया। ठीक, तो देखो A आपस में क्या आ गए और B भी आपस में क्या आ गए? तो B और B आपस में क्या है? ट्रांस। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर B बोले तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसफॉर्म। तो सिस कैसे बनेगी? B और B को 90 डिग्री पे ले आओ। तो अगर एक B ये है और एक B ये है, तो फिर अब आएगा यहां पे A और A। ठीक, दूसरा बनेगा यहां पे, यहां है A और A। ठीक, तो B भी 90 डिग्री पे पहुंच गए, तो ये बन गई हमारे पास सिस फॉर्म। तो एक मिल गई हमें ट्रांस, एक मिल गई सिस। क्या इसके अलावा कुछ और बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अच्छा, अगर इसे M, X और X एक्सिस की बात के विद रिस्पेक्ट टू लिखना हो तो कैसे लिखोगे? अब A और A, दूसरा A और दूसरा A और B आ गया। ठीक, दूसरी फॉर्म कैसे बनेगी? अच्छा, ये है मेरे पास अगर बाइडेंटेट लिगेंड, तो एक बार हमने कर दिया उन्हें अरेंज इस तरह से, और अगर ये सिमेट्रिकल है तो देखो बाइडेंटेट को दोनों को एक ही सेट मान के बस इसमें इंटरचेंज करना है हमें। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू B हमने क्या किया? अब B को पास ले आए, इसको चेंज कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्म कौन सी है? MAA2B और C2। ओके, तो इसमें अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बन सकता है कि A और A यहां पोजीशन पे आ गए, B और B इधर थे, C और C इधर आ गए। ठीक, एक फॉर्म अगर मैं B को ट्रांस कर रही हूं तो C को भी कर सकती हूं। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा? B और B, और यहां पे A और A एज इट इज है। थर्ड मैं ये भी तो बना सकती हूं, यहां पे C और यहां पे B। क्या कोई स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है? पहले में B ट्रांस था, फिर C ट्रांस हो गया, और इसमें C और B दोनों ही क्या है? सिस फॉर्म में है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दो ट्रांस मिले और एक कौन सी फॉर्म मिली है हमें? सिस फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है MAB3। B इसका मतलब है जो आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है वो कैसा है? ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है ये कैसा है हमारे पास? ये है अनसिमेट्रिकल। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है? जैसे ऑक्सलेट आयन ले लो, C2O4, दोनों तरफ ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल का मतलब है ये आपके पास सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में एग्जांपल आ जाएगा जैसे ग्लाइसिन 8 है,
ठीक, ये अनसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल हैं। तो कोई भी लिगेंड ऐसा दिखे बाइडेंटेड जो अनसिमेट्रिकल है, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि MAB3 टाइप उस तरह का स्ट्रक्चर शो करेगी। ठीक, तो अच्छा ये कैसे कर सकता है? अब मुझे AB लगाने हैं, तो मैंने क्या किया, ये A था और इधर B लगा दिया। ठीक, अब मैंने यहां पे फिर से क्या कर दिया, ये B और ये A लगा दिया, यहां मैंने A लगा दिया और यहां पे B लगा दिया। मैं इसको स्ट्रक्चर को फॉर्म कैसे कर सकती हूं? तो हम ये क्या, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जैसे अभी हमने थोड़े देर पहले फैक और मर का किया जहां पे MA3B3 का स्ट्रक्चर था। मतलब आप कौन सी पोजीशन पे ए पार्ट को लगा रहे हो और कौन सी पोजीशन पे बी पार्ट को लगा रहे हो, उसी के विद रिस्पेक्ट टू, या ए पार्ट को पहले आपने एक पर्टिकुलर फेशियल पे रखा, फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दी, उसके अकॉर्डिंग मर फॉर्म बन गई। तो वैसे क्या हम इसको भी बना सकते हैं? ठीक है, तो डायरेक्टली वैसे बनाते हैं। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूं ऐसे, और ये आ गया मेरे पास B। ठीक, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब मुझे देख के बताओ ये फैक होगा या मर होगा? जैसे A जो है, A इधर है, A इधर है और A इधर है। बोलो कौन सी फॉर्म आ जाएगी हमारे पास? तो ये बन गया हमारे पास मर। अब इसकी कौन सी फॉर्म बनाएंगे? फैक फॉर्म बनाएंगे। ठीक, अच्छा अगर थोड़ी देर पहले देखें हमने फैक और मर कैसे बनाया था, तो हमारे पास फॉर्म है, अच्छा ये देखो, जब ऐसे ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा था तो कौन सी फॉर्म थी? मर फॉर्म। और जब फेसेस बने तो कौन सी फॉर्म आ गई? कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास? ये है फैक फॉर्म। अब सेम नीचे वाले की ऐसे बनानी है, एक बार ट्राई करो जल्दी से। बना लिया? ओके, अब चेक करते हैं। अब देखो ए मुझे ऐसे लाने पड़ेंगे ना फेसेस पे, अब इनके विद रिस्पेक्ट टू बी बनाना है। ठीक, तो हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि अगर ये ए है यहां पे, तो इसका बी कहां पे बनेगा? इसका बन जाएगा बी यहां पे, तो इसका बन जाएगा कुछ यहां पे बी, थोड़े अलग पेन से करती हूं, ये था ए और ये बी यहां बना रहे हैं। ठीक, इसका बना यहां पे, और ये है ए और इसका बी आ गया यहां पे। कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? फैक। क्लियर? ओके, अच्छा यहां तक कंप्लीट हो गया हमारे पास। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके लिए कर रहे थे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। एक बार फिर से देख लो कि कौन कौन सी फॉर्म है जो शो करेंगी और किस तरह के आइसोमर्स बनाएगी। तो सबसे पहले हमने किया था MA6 जिसमें कुछ नहीं बनेगा, नो सिस नो ट्रांस। MA5B में भी कुछ नहीं बनेगा, बट MA4B2 में दो फॉर्म्स बनेंगी, सिस और ट्रांस। उसके बाद नेक्स्ट किया हमने MA3B3, इसमें भी बनेगा सिस और ट्रांस नहीं, बट इसमें नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फेशियल एंड मैरिडोनियन। ठीक, ओके। नेक्स्ट है MA2B2C2 में जब हमने बनाया तो हमारे पास 5 टाइप के आइसोमर्स बने।
MAA2 और B2 में हमारे पास दो तरह के बने, सिस एंड ट्रांस। MAAB2C2 में हमारे पास 3 फॉर्म्स बन गई, ठीक है। MAAB3 में हमारे पास 2 फॉर्म्स बनी, फैक एंड मर। क्लियर? ओके। अच्छा, सारे टाइप ऑफ आइसोमर्स मतलब ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन शो कर रहा है, कौन कौन सा GI शो नहीं कर रहा है, वो एक बार एक साथ कर ले, ये लास्ट में करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऑप्टिकल भी देख लेते हैं, फिर सबका चार्ट एक साथ बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो। अब ऑप्टिकली एक्टिव किसे बोला जाता है? तो देखो, जब भी हम किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को कुछ डायरेक्शन में रोटेट करेगा। या तो वो उसको राइट साइड को रोटेट करेगा, या वो उसको लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा, या जैसे डाली थी आपने प्लेन पोलराइज लाइट वैसे ही बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो अगर जैसे आपने डाली थी वैसे ही बाहर आ गई, इसका मतलब आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को 2 डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या तो उसको राइट साइड को या उसको लेफ्ट साइड को। जो राइट साइड को रोटेट करते हैं उन्हें बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो लेफ्ट साइड को करते हैं उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। क्लियर? एक को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को बोला जाता है लीवो रोटेटरी। आप याद रख सकते हो, लीवो, एल फॉर लीवो एंड एल फॉर लेफ्ट, ठीक। जो लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा वो लीवो, जो राइट साइड को करेगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब हम ये कैसे पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो देखो, ये तो एक्सपेरिमेंटली डाटा है कि आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट कौन सी डायरेक्शन को रोटेट करी। हम कैसे चेक करते हैं? अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, उसके पास किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर कंपाउंड के पास किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है और वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाता है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? ओके। और ये हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? देखेंगे कि उसके पास किसी भी टाइप की सिमेट्री है या नहीं है, नहीं होगी और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब सबसे पहले करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जिनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। अब आप कोई भी टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ले लो, चाहे वो MA4 है, चाहे वो MA3B है, चाहे वो MA2B2 है, MA2BC है, MAA2 है, MAB2 है, किसी भी टाइप का कंपाउंड हो स्क्वायर प्लेनर, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, किसी भी टाइप का ले आओ, कोई भी लिगेंड लगा दो, वो कंपाउंड क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो जरा ध्यान से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को देखो। अगर मैं यहां पे A लगा दूं, यहां B लगा दूं, यहां C लगा दूं और यहां पे D लगा दूं, मैंने चारों लिगेंड्स भी अलग कर दिए, ठीक है। क्लियर? और ये मेरे पास इस तरह का कंपाउंड है, मतलब ये मेरे पास अगर सेंटर में मेटल है, एक लिगेंड इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो क्या कोई टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें? हाँ प्रेजेंट है। कैसे? अगर मैं इसको इस तरह से प्लेन पास करूं बिल्कुल बीचों बीच से, तो क्या 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से आप किसी भी टाइप का कंपाउंड ले लो, चाहे चारों के चारों लिगेंड्स ही क्यों ना डिफरेंट कर दो, वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और टेट्राहेड्रल है तो कब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कब नहीं करेगा? तो देखो, अगर मैं ले लूं MA4, ठीक, MA4 में आप कोई भी प्लेन पास करो उसमें से, तो क्या वो बन जाएगा हमारे पास? जैसे ये A है, ये A है और ये है मेरे पास A और एक है A। अब इस स्ट्रक्चर को ऐसे इमेजिन करो, ये वाला A और ये वाला इस बोर्ड के ऊपर है, बिल्कुल सेंटर में कर दिए मैंने, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मेटल प्रेजेंट है। मान लो ये A है, ठीक है, और इधर भी A है। अब एक आपकी तरफ को क्या निकल के आ रहा है? A, और एक इस बोर्ड से दूसरी तरफ को जा रहा है A। अब क्या आप सोच पा रहे हो कि कौन सा प्लेन है जो इसको क्या बना रहा है? सिमेट्रिकल। तो देखो, कोई भी प्लेन ले आओ, जैसे मैं ऐसे काटती हूँ उसको, अगर मैं ऐसे काटती हूँ बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक, तो जो तुम्हारी तरफ को A है और वो जो ब्लैकबोर्ड के दूसरी तरफ को A है, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब एक दूसरे को बिल्कुल जहां पे जिस पोजीशन पे वो A इस तरफ को प्रेजेंट है उसी में दूसरी साइड को प्रेजेंट होगा। यस, और यहां से क्या आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। सिमेट्री आ गई तो ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? चाहे किसी भी तरफ से पास करो, अगर तुम यहां से पास कर रहे हो जहां पे ये बाहर की तरफ को A बॉल, A जो है बॉल जैसी निकली हुई है तुम्हारी तरफ को, और एक दूसरी तरफ को तुम वहां से प्लेन पास कर दो, तो A को A रिफ्लेक्ट करेगा। किसी भी डायरेक्शन में करोगे तो उसमें क्या आएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसकी कौन सी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगी? सिर्फ एक फॉर्म आती है, वो है MABCD। क्या ये कायरल कार्बन जैसा है? हाँ है, ठीक है। तो M अगर मैं A यहां पे लगा रही हूं, B यहां पे लगा रही हूं, C यहां पे और D यहां पे, अब कोई भी प्लेन लेके आ जाओ, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या बन जाएगी? ये फॉर्म क्या बन जाएगी? ऑप्टिकली एक्टिव। तो टेट्राहेड्रल के केस में एक ही फॉर्म आएगी जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जब आपके सारे के सारे ग्रुप क्या हो जाएं? डिफरेंट हो जाएं, जैसे कायरल कार्बन की फॉर्म में होते थे। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं ऐसा कोई लिगेंड ले आऊं जो मेरे पास कैसा हो? अनसिमेट्रिकल हो, तब भी हमारे पास क्या है? पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें AA3 की, मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ले लिया हमने, और इसका कोई सिस ट्रांसफॉर्म तो बनती ही नहीं है। ठीक है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो देखो, ये A है और ये A है, यहां पे A लगा दिया और यहां पे A प्रेजेंट है, और यहां पे एक A है और यहां पे A प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो AA कहां रिफ्लेक्ट होंगे? देखो, अगर मैं मिरर इमेज बनाती हूं तो ये जो A और A का फ्लैप सा है, ये कहां पे मिलेगा? यहां। इस A और A का क्या मिलेगा? दूसरे स्ट्रक्चर में यहां, और ये कहां पे मिलेगा? यहां पे। तो जहां पे मैं डॉट डॉट लगा रही हूं, इसकी मिरर इमेज पे इसके एटम यहां शो होंगे। तो क्या ये सुपर इंपोज कर रहे हैं? सुपर इंपोज का मतलब होता है एक के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आ जाना। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास मैं इस थंब को हटा दूं तो फिंगर के ऊपर फिंगर क्या आ जा रहे हैं? एग्जैक्टली। बट अगर मैं मेंशन करूं कि कौन सी फिंगर के नीचे कौन सी फिंगर आ रही है, तो जब मैंने ऐसे किया, ठीक है, तो इस फिंगर जो मेरे पास क्या है, ये वाली लिटिल फिंगर, इसके ऊपर क्या लिटिल फिंगर आ रही है? नहीं आ रही है, ये वाली फिंगर आ रही है। इसका मतलब ये कैसे है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। सेम यहां पे भी ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, एनेंशियोमर्स बनाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्म आती है नेक्स्ट फॉर्म है MAA2B2। अच्छा, अगर इस फॉर्म में पहले तो हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएं, कितने बनेंगे? तो हमने B और B को एक बार यहां लगा दिया, यहां पे A प्रेजेंट है और यहां पे A प्रेजेंट है। ठीक, ये A है और यहां पे A है, और दूसरी फॉर्म बन जाएगी सिस फॉर्म, जहां पे B और B को एक साथ लगा दिया, और यहां पे प्रेजेंट है A और A, और दूसरा आ गया A और A। ठीक है, ओके।
अच्छा, इस फॉर्म में क्या मैं ये वाला प्लेन पास करूं तो ये बी इसको रिफ्लेक्ट करेगा? करेगा। इसका मतलब इसमें तो सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ गई, ये तो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक। अच्छा, इस फॉर्म में क्या मैं कोई ऐसा प्लेन पास कर सकती हूं जहां से ये सिमेट्रिकल बन जाए, मतलब सिमेट्रिकल आ जाए जिससे हमारे पास, ठीक? तो क्या हम कोई प्लेन ऐसा पास कर सकते हैं? तो देखो, अगर मैं यहां से और यहां से ये वाला प्लेन पास करूंगी तब भी क्या होगा? ए इस तरफ बी है, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ना एक दूसरे को। जब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास सिस फॉर्म है ये क्या बन जाएगी? ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेन ही नहीं बन रहा है। अब कोई भी प्लेन लगाओगे वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाएगा, और अगर वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास? ऑप्टिकली एक्टिव। अब नेक्स्ट है, अगर हम इसको देखें तो एक बार मैंने बी और बी को क्या कर दिया, पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रही हूं, उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, यहां पे मैंने क्या किया, ए और ए को इस तरफ लगा दिया और इस तरफ सी और सी को लगा दिया। ठीक है। दूसरी फॉर्म में मैंने क्या किया, यहां पे सी, यहां पे सी और यहां पे आ जाएगा बी। और थर्ड फॉर्म, एक और फॉर्म बनेगी, ये आ गया एम, ये आ गया हमारे पास सी, यहां आ गया सी, यहां पे बी, यहां पे बी, और ये ए और ए बन गया। ठीक। अच्छा, अब फर्स्ट फॉर्म को जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर दूं तो क्या बी को बी रिफ्लेक्ट कर रहा है? हाँ जी। तो ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक। ओके, नेक्स्ट वाले में अगर चेक करें, मैं अगर ये वाला प्लेन पास करूं तो क्या बन जाएगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या यहां पे कोई प्लेन है? तो देखो, अगर मैं ये बीच वाला प्लेन पास करूं, जैसे मैं यहां पे पास कर रही थी, तो सी को बी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं आया, क्योंकि सी को तो सी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, तभी हमने बोलना था कि टू इक्वल हाफ्स मिल गए, तो नहीं मिल रहे हैं। क्या कोई और प्लेन पास कर सकते हो? ऐसे करके देख लो, नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल सेंटर से लेके जाऊं तब भी नहीं बनेगा। ठीक, मतलब ऐसे करके यहां से इस तरफ को नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड हमारे पास? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? ओके, अगर इसकी मिरर इमेज बनाएं तो कैसी बनेगी? क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? अगर मैं इसको उठाऊं और बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दूं, क्या सी और बी के ऊपर सी और बी आ रहा है? नहीं, सी और बी के ऊपर क्या आएगा? ए और ए। तो ये क्या बन गया मेरे पास? ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है। क्लियर? ओके, अब बाकी के एग्जाम्पल हम एक साथ कर लेते हैं यहां पे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों चेक करते हुए। ओके, यहां पे लिखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, और ऑप्टिकल करेगा या नहीं। ठीक है। MA6 कैसे ट्रांस बन रहा था? नहीं बन रहा था। ठीक है। अच्छा, तो MA6 के लिए सारे के सारे लिगेंड सेम है, कोई भी प्लेन पास करो क्या आ जाएगा? सिमेट्रिकल आ जाएगा हमारे पास, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। MA5 के लिए बात करें तो कोई सिस ट्रांस नहीं था, ठीक, सिमेट्रिकल है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है MA4B2। इस केस में दो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बने थे, सिस एंड ट्रांस। ठीक है। तो अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें तो कौन शो करेगा? तो देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊं तो ये मेरे पास B है, ये B है, ये A, ये A, ये A और ये A। क्लियर? अब अगर मैं यही वाला प्लेन पास कर दूं तो B को B रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब जो ट्रांसफॉर्म है वो है मेरे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सिस फॉर्म में देख लेते हैं। तो सिस फॉर्म के लिए मैंने क्या किया, A और A को इधर लगा दिया
बी बी और ये बी और ये बी यहां पे लगा दिया, ठीक। ओके, अब ये मेरे पास बी है, अगर ये वाला प्लेन पास करती हूं तब तो ए को कौन रिफ्लेक्ट करेगा, बी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिमेट्री नहीं आएगी। कोई और प्लेन पास करके देखते हैं, तो अगर यहां से प्लेन पास करते हो तब भी क्या होगा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं ऐसा करूं कि वो वाला प्लेन ले लूं जहां पे तुम्हारे पास एटम्स क्या है, डिफरेंट हो, तो क्या वो क्या करेंगे, सिमेट्रिकल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जैसे इधर से अगर पास किया जाए ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है। एक मिनट, इसको फिर से अच्छा देखो, इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं, सिस का मतलब है हर जो आपके पास लिगेंड है वो कितने एंगल पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो सेम लिगेंड है वो उनके बीच में 180 नहीं आना चाहिए बस, ठीक है, क्योंकि 180 पे तो वो क्या बना देगा, ट्रांस। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि ए और यहां पे कर दूं बी और बी, क्योंकि देखो सारे जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है ऑक्टाहेड्रल के केस में इक्वल होती है ना, डिफरेंट होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल में जहां पे एक्सियल और इक्वेटोरियल बनता है, यहां तो सेम है, तो मैं इसको यहां पे भी तो लगा सकती हूँ। अच्छा, मैं अगर यहां पे लगा रही हूँ और ऐसे कट कर रही हूँ तो ए को ए रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। ये बी भी जरूरी थोड़े यहां आएंगे, यहां और यहां पे भी तो आ सकते हैं, ये बी और बी यहां पे भी तो आ सकते हैं, तो मैं ऐसे करके कट कर लूं, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, एंगल्स फिक्स करने हैं, मतलब जो एंगल जिस पे सिस फॉर्म बनती है वो ध्यान में रखने हैं। जैसे हमने रखा, हमने बोला कि कुछ भी कर लो, ये क्या बन रहा है हमारे पास, सिमेट्रिकल आ रहा है, ठीक, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब जो MA4B2 है उसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, क्लियर। तो ना तो सिस फॉर्म आपकी ऑप्टिकली एक्टिव है, ना तो ट्रांस। जनरली अगर देखो, जनरली बोल रही हूँ, फिक्स नहीं है कुछ, जनरली ट्रांसफॉर्म में कहीं ना कहीं सिमेट्री आ ही जाती है, हमें सिर्फ सिस फॉर्म पे ज्यादा फोकस करना होता है, वैसे तो दोनों चेक करनी है, ठीक है। बट जो ट्रांसफॉर्म है वो मोस्टली क्या होगी, सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली क्या बन जाती है, इनएक्टिव बन जाती है। तो इसमें ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब नेक्स्ट फॉर्म आती है MA4BC। अब इस केस में सेम इसी की तरह बनेगा, MA4B2 और MA4B और C। अगर मैं A और B और C को क्या कर देती हूँ, पहले क्या कर दूं, ऑपोजिट लगा दूं और B और C को सेम लगा दूं, ठीक है, तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, ठीक। अगर ऑप्टिकल की बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर मैं A तो पहले मैंने ये लिख लिया, ठीक, एक फॉर्म ये बन गई मेरे पास। अब दूसरी फॉर्म क्या बनेगी, मैंने ऐसे कर लिया कुछ, अब पिछले केस में यहां पे क्या थे, दोनों लिगेंड सेम थे तो सिमेट्री आ गई थी, क्या यहां पे भी सिमेट्री के चांसेस हैं। तो पहले तो इसी स्ट्रक्चर को देख लो, ये तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि यहां से प्लेन पास करोगे, बी और सी को क्या करेगा, बी और सी एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम है बी और सी ग्रुप। क्या, जब हम प्लेन पास कर रहे हैं तो जो दो इक्वल हाफ्स बनने चाहिए वो सेम होने चाहिए, मतलब वहां पे सेम ग्रुप होने चाहिए। बट जैसे ही प्लेन पास करोगे बी को कौन रिफ्लेक्ट कर देगा, सी कर देगा, ठीक। तो बी को से सी नहीं चाहिए था, बी को जब तुम दो इक्वल हाफ में कट कर रहे हो तो नीचे बी ही आना चाहिए था, ठीक है। अब देखो इस केस में ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आए, तो क्या कोई और सिमेट्री नहीं हो सकती। अब यहां से देख लो, अगर मैं यहां से प्लेन पास कर दूं तो क्या कर रहा है, ए को ए रिफ्लेक्ट कर रहा है, ए को ए कर रहा है, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्री जैसे ही आ गई, ये क्या बन गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अगर इसके लिए बात करें तो देखो, अगर ये वाला प्लेन पास करोगे, यहां पे बी था और यहां पे सी था, यहां पे ए, अगर ये वाला प्लेन पास करोगे तो फिर से क्या आएगा, बी को ए रिफ्लेक्ट कर रहा है,
सिमेट्री नहीं आई, कोई और प्लेन पास करके देखें। तो अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर लूं, ठीक है, ऐसे करके प्लेन पास करता हुआ लेके जाएं, ऐसे करके, फिर से बनाऊं, अब हमने क्या किया, ट्रांस बना दिए, सिस बना दिए। सिस बनानी है तो मैं इस बी और सी को यहां पे भी लगा दूं, क्योंकि सिस का मतलब एंगल इतने पे रखने हैं। क्लियर? ठीक, यहां पे भी तो लगा सकते हैं, तो यहां से देखना आप लोगों के लिए इजी होए। अब ये है ऐसे, आप यही प्लेन पास कर दो। वैसे प्लेन चेंज किया जा सकता है, बट अभी के लिए मैं दिखाने के लिए, क्योंकि बी और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, सिस फॉर्म बना रही हूँ, तो दोनों पास पास होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये प्लेन पास करोगे, ए को ए रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां पे भी क्या हो गया, सिमेट्री आ गई, तो ये बन गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो MA4 BC भी क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, नेक्स्ट फॉर्म आती है MA3B3, और ये तो हमें याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने अलग फॉर्म पढ़ी थी, क्या, फैक और मर। अब फैक और मर में अगर चेक करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो शो कर ही रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए चेक करें फैक और मर में, तो क्या बनना चाहिए, एक बार चेक करो। फैक और मर स्ट्रक्चर बनाने और देखने किसी तरह की कोई ज्योमेट्री तो नहीं आ रही है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रही है। ठीक है, ज्योमेट्री तो आएगी ही, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रही है। देखो एक फॉर्म ऐसे बनेगी, बी यहां पे लगा दिया मैंने, बी यहां पे लगा दिया और बी यहां पे लगा दिया, सेम ए इधर आ जाएगा, इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक, और दूसरी फॉर्म बन जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह की, यहां पे लगा दिया हमने ए, और ये ए और ये ए यहां पे आ गया, ये बी, ठीक है, कुछ ऐसी फॉर्म बनी। अब दोनों में देखते हैं कोई सिमेट्री आ रही है, तो देखो अगर मैं सेम जो इतनी देर से हम जो प्लेन पास करें, अगर यही प्लेन पास कर दें, ठीक, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल बन गया, और सिमेट्रिकल हो गया तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो ये फॉर्म तो हमारे पास आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इस फॉर्म के लिए एक बार चेक करो जल्दी से। अब देखो इस केस में अगर तुम लोगों ने चेक कर लिया, तो एक बार देखो, अगर हम ये वाला प्लेन पास करते हैं यहां से, तो ये ए और ए, अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा 3D में सोचें, मतलब ये ए है, ये ए है, इधर बी है, इधर बी है। ठीक है, हम बिल्कुल सेंटर से क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। तो जब हमने बिल्कुल सेंटर से कट किया, सेंटर का मतलब है अगर ये स्ट्रक्चर था, तो हम जहां पे ऊपर लिगेंड्स है ना, वहीं से प्लेन ला रहे हैं नीचे की तरफ को, तो बी भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। ठीक, और ए को क्या करेगा, ए रिफ्लेक्ट करेगा, और बी को जो है बी रिफ्लेक्ट करेगा। ये पता कैसे, अगर हम देखें तो ऐसे था हमारे पास, अगर ये बुक है और यहां पे ऊपर प्रेजेंट है बी और नीचे प्रेजेंट है ए, हमने क्या किया, बिल्कुल मिड से कट कर दिया, तो यहां पे जो एटम प्रेजेंट है और यहां पे सेम है, ए और ए, इधर बी था, यहां पे बी था, तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। जब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पे भी क्या आ रहा है, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ रही है। ठीक, ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है MAA3। तो ये तो अभी हमने किया कि जब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, सिस ट्रांस तो कुछ नहीं बन रहा है, बट ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है MAA2B2। क्या इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, यस, सिस और ट्रांस बन जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो देखो मैंने एक फॉर्म ये बना दी, ए और ए, और मैंने ए और ए इधर बना दी, तो ये फॉर्म कौन सी है, बी और बी 180 पे चले गए, ट्रांसफॉर्म है।
अब सामने दिख रहा है, ये वाला प्लेन पास करोगे, बी को बी रिफ्लेक्ट करेगा तो ट्रांसफॉर्म तो होगी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सिस फॉर्म को देखते हैं। तो सिस के लिए अगर मैं इधर भी रख रही हूं, अच्छा इजी करके हम लिख ले थोड़ा सा, बी और बी को तो यहां पे भी लिख सकते हैं ना। तो यहां पे अगर बी है, यहां पे बी है, यहां पे ए आ गया और यहां पे दूसरा ए आ गया। ठीक, अब बताओ कौन सा प्लेन पास करें कि हमारे पास अगर सिमेट्री आ सकती है तो वो आ जाए। देखो अगर यहां से प्लेन पास करोगे ये इस तरह से, तो ए बी को रिफ्लेक्ट करेगा, फिर बी आ जाएगा, नहीं बन रही बात। अगर ऐसे कट करते हैं तो बिल्कुल मिड से, तो ऊपर जो थे हमारे पास दो बॉन्ड मिलेंगे, मतलब जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, बीच में मेटल प्रेजेंट है और ये स्क्वायर प्लेनर ऐसे, और एक पिरामिड ऊपर की तरफ को, एक पिरामिड नीचे की तरफ को। ठीक, तो बिल्कुल मिड से कट कर रहे हैं हम, तो बी को बी रिफ्लेक्ट करेगा और इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। बट सोचने वाली बात ये है कि जब ए को ए रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या उसी पोजीशन पे रिफ्लेक्ट करेगा? मतलब कि जहां एटम होने चाहिए उधर ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सिस और ट्रांस बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो जब इसे दो पार्ट्स में कट करोगे तो हमारे पास ये सिमेट्रिकल नहीं आएगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या बन जाएगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, अगर इसकी देखो मिरर इमेज भी बनाते हैं अगर हम, तो क्या नॉन सुपर इंपोजेबल बनेगी? अगर ए और ए इधर है, ये ए है, ये ए है और ये बी और बी है। अब इसकी मुझे बनानी है मिरर इमेज। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनैंशियोमर्स भी बनाएगा। ठीक है, तो इधर आ गया बी और यहां पे ए और यहां पे भी पहुंच के हम ए और ए। देखो है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। यहां पे ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, और यहां पे जो है, यहां पे और यहां पे, अब ये खाली स्पेस तो एज इट इज है यहां पे, लेकिन यहां पे ए और बी के बीच में एम्प्टी स्पेस था, बट यहां पे अब क्या फिल हो गया? ए और ए लिगेंड आ गया। यहां पे भी ए और बी इस तरफ आ गया। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, उठा के सीधे ही रखो तो ए के नीचे बी आ जाएगा, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए क्या बन गया? ऑप्टिकली एक्टिव बन गया। कौन सी फॉर्म बनी इसकी? सॉरी, ट्रांस नहीं, सिस फॉर्म बनेगी। सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टाइप के लिए अगर बात करें, क्या कोई सिस और ट्रांस बन सकती है? MAA B2C2 ले ले या फिर AA2 B और C। अच्छा, इस केस में अगर देखें हम तो ये वाली बना रही हूं मैं पहले। ठीक है, एक बार B और B यहां पे, C और C यहां पे आ गए, और एक बार, अच्छा ये वाले तो हमने यहीं पे किया हुआ है ना, MAA B2C2, तो ये तो अब तुम डायरेक्टली बता सकते हो। तो इसमें सिस और ट्रांस तो बन रहा था, ऑप्टिकली क्या था? एक्टिव भी था ये। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये सेम यहीं पे बनाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है MAB3।
AB3 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसमें भी क्या बन सकता है, इसमें भी हमने फॉर्म्स बनाई थी ना, आई थिंक ये बनाई है अभी, अच्छा AA की बनाई है हमने, MA3, ठीक है, तो फिर इसको यहीं पे कर लेते हैं। MAB थ्राइस में क्या है, ये आ गया हमारे पास, ये A था, फिर हमने यहाँ पे B बना दिया, ये A, ये B, और ये A और ये B, ठीक, कुछ इस तरह की फॉर्म्स बनेगी। अब देखो कोई सिमेट्री है इसमें, अगर तो ये सिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो पहले तो सबसे पहले देखेंगे सिमेट्री। अच्छा एक और फॉर्म बन सकती है क्या इसकी, सिस और ट्रांस में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे बन रही थी, A और ये A, यहां पे ये कुछ हमारे पास सेम था MA3B3 की तरह, तो इसमें बनना था फैक और मर, ठीक है। अब हमें उन्हीं दो फॉर्म्स में से देखने हैं कि कौन सी ऑप्टिकली एक्टिव होगी और कौन सी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ओके, तो नेक्स्ट है, इसी में ही अगर हम चेक कर रहे हैं तो बताओ, एक फैक बनेगी, एक मर बनेगी, क्या किसी टाइप की सिमेट्री आ सकती है। देखो ये प्लेन पास करोगे यहां से भी, तो अगर ये मैंने B लिया है, ये A लिया है और ये B है, तब भी क्या होगा, एटम को एटम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री, तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। तो इसका जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आ रहा है और ये भी आ गया। अच्छा फैक और मर अगर दोनों के लिए चेक करोगे तो दोनों ही केसेस में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिविटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है MAA2BB, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, तो ये A और A मैंने यहां पे लगा दिया, ये A और A यहां पे आ गया, और ये B और B यहां पे लगा दिया, क्लियर। तो अब इसमें बताओ, एक फॉर्म तो ऐसे बना सकते हैं हम, दूसरी फॉर्म क्या बना सकते हैं, अगर हमारे पास कोई और फॉर्म बन सकती है इसमें, MAA2BB, और अगर BB हमारे पास क्या है, बाइडेंटेट, क्या हमारे पास इस केस में सिस और ट्रांस आएगा। अगर देखो B और B होता तो हम बना लेते, और ये तो हमने शायद ऊपर भी कर रखा है, बट ये भी हमारे पास क्या है, बाइडेंटेट है, तो अगर दोनों ही बाइडेंटेट मतलब दोनों ही लिगेंड हमारे पास बाइडेंटेट हैं, तो क्या हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, एक बार ट्राई करो। अच्छा देखो, अगर ऐसा सोच रहे हो कि A और A को इधर लगाते, सिस बना देते हैं इसका, और यहां पे B और B यहां पे लगाते हैं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही फॉर्म है, और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो देखो जब भी हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए और सारी पोजीशंस पे बाइडेंटेट लिगेंड है, तो वो क्या बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही बनेगा, ठीक। तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, बट इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, तो ये वाला प्रेजेंट नहीं है, बट ये प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास MAA2 और AB, मतलब अगर पहले आपने BB लगाया था ना, अब हमने क्या कर दिया, मतलब वो जो लिगेंड थे वो दोनों साइड से सेम, जैसे ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, सिमेट्रिकल था, अब हमने अनसिमेट्रिकल कर दिया, तब भी क्या होगा, कोई दूसरी फॉर्म तो बना नहीं पाओगे, बट ऑप्टिकली एक्टिव तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है MAAAB2 होल्ड वाइज, ठीक। तो इस केस में क्या बनेगा हमारे पास,
एक फॉर्म तो ये है कि हम क्या करें, कुछ ऐसा बना लें, ए और बी। अब थोड़ा सा सोचो दूसरी फॉर्म क्या बना सकते हो। कुछ और बन सकता है इसका, कुछ और बन सकता है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे ए एक है और ए बी है दो, ठीक है। अब बनाओ कुछ और बन सकता है क्या, हम सिस और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर देखो अभी के लिए ए और बी ऑपोजिट है, इसी को मैं ऐसे नहीं बना सकती हूँ, बी और ए, बी और ए। अब कैसा हो गया ये, पहले ए बी थे ऑपोजिट, अब क्या आ गया, बी और बी ऑपोजिट आ गए, ठीक है। अच्छा और कोई फॉर्म बन सकती है क्या, तो यहां पे बी के ऑपोजिट ये था और यहां पे हमने ए और ए कर दिया, तो बी और अच्छा ये भी तो कर सकते हो, ए नीचे भी ए और इधर आ गया बी और यहां पे भी आ गया बी, तो ये बन गया ए और ए में, ठीक, तीनों ही फॉर्म है, ठीक है। अच्छा इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्योंकि कोई किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, ठीक। तो इसमें सिस ट्रांस भी आएगा हमारे पास और सिस ट्रांस भी आ रहा है और ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। ओके तो ये भी शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है। अच्छा लास्ट है MEDTA, मतलब हमने एक ही कॉम्प्लेक्स लगाया क्योंकि हेक्साडेंटेट है, मेटल के साथ 6 बॉन्ड यही बना लेगा, तो कोई सिस ट्रांस तो इसका बनेगा नहीं, बट ऑप्टिकली क्या होगा, ये एक्टिव होगा, क्लियर। अच्छा एक और टाइप आती है, अगर मैं सारे लिगेंड्स डिफरेंट कर दूं तो, अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया M A B C D E F, तो देखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं वो बनते हैं 15 और ऑप्टिकल वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, सारे के सारे एनांशियोमर्स बनाएंगे, तो इसके लिए आ जाएगा ये, क्लियर। बाकी सारी फॉर्म्स हमने कर ली, अब एक बार चेक कर लो हमने क्या क्या किया। ओके यहाँ से स्टार्ट किया था MA6 से, उसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं है, MA5 में भी नहीं है, MA5B में, MA4B2 में सिस ट्रांस मिला था बट ऑप्टिकली कोई भी एक्टिव नहीं था, MA4BC में सारे के सिस ट्रांस हमारे पास बने थे बट ऑप्टिकली एक्टिव एक भी नहीं था, MA3B3 में हमारे पास फैक और मर बने, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव, MAA3 में हमारे पास कोई सिस ट्रांस नहीं है बट ऑप्टिकली एक्टिव है, MAA2B2 में हमारे पास सिस ट्रांस भी बन रहा है और जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है। नेक्स्ट है MAAB2C2 या फिर BC में, दोनों केसेस में सिस ट्रांस भी बन रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। MAB3 बाइडेंटेड लिगेंड बट अनसिमेट्रिकल, दोनों ही क्या करें, सिस ट्रांस भी शो करेगा, ठीक है, फैक और मर बना रहा था, और सिस ट्रांस तो नहीं बोलेंगे, फैक और मर, और ऑप्टिकली एक्टिव था। MAA2BB में भी हमारे पास सिस ट्रांस कुछ नहीं बन रहा है बट ऑप्टिकली एक्टिव होगा। MAAAB2 सिस ट्रांस भी बना रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, और EDTA का केस लोगे तो ये भी क्या बनाएगा, हमारे पास कोई ज्योमेट्रिकल तो नहीं बनाएगा बट ऑप्टिकली एक्टिव है। MABCDEF में, मतलब अगर आपने सारे लिगेंड्स अलग कर दिए उस केसेस में भी क्या होगा, 15 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक।
तो इसका अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और टोटल आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट हो गई। ओके, अच्छा ये जो ए बी सी डी एफ है मतलब चारों लिगेंड अलग कर दे, उसमें सिर्फ हम एक ही कॉम्प्लेक्स जो वो नोन है वो है प्लैटिनम का, जिसमें हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ये सारे पेरिडीन ग्रुप लगा के जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो उसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, दो सेम कर दूं बाकी सारे डिफरेंट कर दूं, MA2 BCDE, तो इसमें जो आपके पास ज्योमेट्रिकल बनेंगे वो 9 बनते हैं। ठीक, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकल, पहले अगर आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसमें हमने स्ट्रक्चरल किया जिसमें 4 टाइप्स थी, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट और लिंकेज। और सेकेंड बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने 2 टाइप्स करी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक, ज्योमेट्रिकल में हमने सिस ट्रांस फैक्मर ये पढ़ा, और जो हमारे पास ऑप्टिकल है उसमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर?